रितु, ये क्या लाई है अपने मायके से? तेरी माँ कभी कुछ ढंग का देती ही नहीं है। पुराने बक्से में से साड़ी निकाल कर दे दी है। ऐसी साड़ी तेरी माँ ही पहनती होगी। मेरे यहाँ तो कोई नहीं पहनेगा। तुझे क्या अपने ससुराल के स्टेटस का ज़रा भी ख्याल नहीं है जो तू ये साड़ी बिना सोचे समझे उठाकर ले आई है? गीतांजलि जी ने कड़कती आवाज़ में कहा। मम्मी जी, साड़ी महंगी नहीं है, पर मम्मी मेरे साथ ही जाकर नई लेकर आई है, रखी हुई पुरानी साड़ी नहीं है, रितु ने कहा। यह सुनकर गीतांजलि जी की त्योरियां चढ़ गई। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? तू और तेरी माँ दोनों सच्ची है, और तू मुझसे जुबान क्यों लड़ा रही है? अब घर में आ गई तो काम संभाल। खाने पीने का सारा काम रखा है। सबसे पहले मेरे कमरे में एक कप चाय पकड़ा देना, फिर जाकर खाने की तैयारी शुरू कर दे। मुंह बनाते वो साड़ी चुपचाप हाथ में लिए अपने कमरे में आ गई। आईने के सामने वो साड़ी खुद पर लपेट कर देख ही रही थी कि अचानक से रितु आ गई। गीतांजलि जी सकपका गई और फटाफट साड़ी एक तरफ रख दी और पूछने लगी, इतनी जल्दी चाय बन भी गई? मम्मी जी, वो अदरक नहीं है और आप अदरक के बिना चाय नहीं पीते हो। मनोज भैया से मंगवा दीजिए। और चुपचाप साड़ी पर नज़र डालकर रितु कमरे से बाहर चली गई। रितु की शादी को 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों में उसकी सास ने उसके मायके वालों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। हर बात में उनको दोषी ठहराना उनकी आदत हो गई थी। रितु भी चुपचाप सुन लेती थी, क्योंकि उसका पति अपने माता पिता की कमाई पर ही निर्भर था। रितु का पति विपिन अपने पिताजी की ही दुकान पर बैठता था और काम संभालता था। गीतांजलि जी को इसी बात का घमंड था कि उसका बेटा उसकी दुकान से कमाता है और वह हर महीने बेटे को कुछ रुपए सैलरी के रूप में देती थी, और वह रुपए बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। काम तो विपिन सुबह से रात तक करता था, पर उसके बदले में पैसे कम ही मिलते थे। विपिन की शादी एक मध्य वर्गीय परिवार में तय कर दी थी। रितु 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। घर वालों ने जैसे तैसे शादी कर दी। आगे भी 2 बेटियों की शादी करनी थी। शादी समय गीतांजलि जी ने कहा था, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, पर शादी के बाद 2 सालों में रितु के मायके वालों से हर त्यौहार और शगुन के नाम पर रुपए और कपड़े मंगवाती रहती। रितु के पापा एक सामान्य कर्मचारी थे। वो ज़्यादा महंगा तो दे नहीं पाते थे, फिर भी बेटी ससुराल में सुखी रहे उनकी मांग पूरी करने की कोशिश करते थे। पर रितु की सास कभी खुश नहीं होती थी। उसके मायके से कपड़े महंगे ना आते, पर पहनने लायक ज़रूर होते थे, और गीतांजलि की बेवजह सुना देती थी, पर हर साड़ी वो पहनती ज़रूर थी। अपने घमंड के आगे वो रितु की भावनाओं को कुचल देती थी। उसे भी इन सब की आदत हो चुकी थी। गीतांजलि जी और अशोक जी की 3 संतानें थीं। बड़ी बेटी ज्योति की शादी वो इसी शहर में 4 साल पहले कर चुके हैं। बेटी विपिन की शादी रितु से कर दी है, और अब वो अपने सबसे छोटे बेटे मनोज के लिए लड़की तलाश रहे थे। मनोज की शादी वो ऊँचे और अमीर परिवार में करना चाहते थे, क्योंकि मनोज एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था और उसकी बहुत अच्छी नौकरी थी। गीतांजलि जी अपने छोटे बेटे को बहुत लाड लड़ाती थी, क्योंकि हर महीने वो अपनी कमाई का बहुत सा हिस्सा उनको देता था। उन्हें बहुत घमंड था कि वो छोटे बेटे के लिए बहुत अमीर घर से लड़की लाकर दहेज से अपना घर भर लेगी। अपनी बड़ी बहू पर दिन रात ताने बरसाने वाली गीतांजलि जी उसे कभी सुकून से बैठने नहीं देती थी, और घर का सारा काम उसी से करवाती थी। रितु की स्थिति देखकर उसका देवर अपनी माँ को समझाता था कि भाभी भी इसी घर की है, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत किया करो, पर वो समझती नहीं थी और कहती थी कि बहुओं को तो पैर की जूती के नीचे दबाकर रखा जाता है, वरना वो सिर पर बैठने लगेगी। एक दिन रितु के पापा किसी रिश्तेदार की शादी में उसी शहर में आए थे, तो वो रितु से मिलने के लिए चले गए। जाते वक्त वो फल की टोकरी ले गए। गीतांजलि जी ने फिर सुना दिया, समधी जी बेटी के घर मिठाई का डब्बा लेकर जाते हैं, ना कि सस्ते भाव में मिल रहे फलों की टोकरी। अब भला फलों से कैसे मुँह मीठा किया जाता है? अब देखो ना, हमने आपके स्वागत में 2 तरह की मिठाई रखी है। चाहते तो हम भी फल रखकर काम निपटा देते। यह सुनकर रितु के पापा सन्न रह गए। वो बिना कुछ खाए पिए बेटी को आशीर्वाद देकर ही आ गए। रितु की भी आंखें भर आई, पर वो मजबूर थी। कुछ कहती तो पति का साथ नहीं था, और पति अपने माता पिता पर निर्भर था। सच ही कहा है किसी ने, पति का साथ मिले तो पत्नी सारी दुनिया से जीत जाती है। कुछ समय बाद रितु की छोटी बहन का रिश्ता तय हो गया। अपने पापा से फ़ोन पे ये खुशखबरी सुनकर रितु बहुत खुश थी। वो शादी में जाने की तैयारी करने लग गई। ये क्या बहू, तेरे पापा ने हमें तो कुछ नहीं कहा और तू जाने की तैयारी भी करने लग गई। क्या उन्हें पता नहीं कि इतनी बड़ी खुशखबरी है?
तो समधियों के घर 5-10 किलो मिठाई भिजवा दे ताकि हम भी यहाँ पड़ोसियों के को मिठाई बांट दें। मम्मी जी, पापा जब मुझे लेने आएंगे तो मिठाई के डिब्बे भी ले आएंगे। आप तो मुझे ये बताइए कि बहन की शादी में क्या उपहार दूँ। उपहार देने के नाम से गीतांजलि जी की बोलती बंद हो गई। अरे हम क्या देंगे, तू लिफाफा दे आना, वैसे भी हमारा कुछ देने का नेक नहीं बनता है। रितु को पता था कि यही जवाब मिलेगा, पर उसने अपनी बहन की शादी में देने के लिए पैसे जोड़ रखे थे और पापा कुछ गहने उसके लिए बनवा रहे थे, तो उसने अपने पैसे उसी में मिला दिए ताकि अच्छे गहने तैयार हो सके। रितु के पापा मिठाई के डिब्बे लेकर आए और अपनी बेटी को लेकर चले गए। शादी के एक दिन पहले रितु के सास ससुर, देवर और पति भी उनके यहाँ शादी में गए और वहीं मनोज को एक लड़की पसंद आ गई। मालूम करने पर पता चला कि वे रितु के मामा की बेटी है और अमीर परिवार से भी है। अब तो गीतांजलि जी ने भी स्वीकृति दे दी और आगे बात चलाई। दोनों का रिश्ता तय हो गया। रितु के मामा को मनोज पसंद आ गया और अच्छी कंपनी में नौकरी भी थी। मनोज और रागिनी की शादी धूमधाम से हो गई। रागिनी खुश थी कि उसकी दीदी ही उसकी जेठानी बनी है। अब वो अपनी दीदी के साथ में रहेगी और अपने पति मनोज के व्यवहार से भी रागिनी बहुत खुश थी। शादी के बाद दोनों घूमने चले गए। वहाँ से आकर जब रागिनी ने रितु के साथ रसोई संभाली और कुछ महीनों में उसे ससुराल में रितु दीदी की स्थिति का पता चल गया तो उसे बहुत दुख हुआ। गीतांजलि जी अब रागिनी पर भी रौब झाड़ने लगी थी, पर रागिनी सुनने वालों में से नहीं थी। मनोज ने भी उसे अपनी माँ के व्यवहार के बारे में बताया था, जिसे सुनकर वो दंग रह गई थी। रितु के दूर के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी तो वो विपिन के साथ अपने मायके गई थी। उसके जाने के 2 दिन बाद रागिनी का छोटा भाई उसी शहर में इंटरव्यू देने आया था, तो उसने काफ़ी पकवान बनाए तो गीतांजलि जी ने टोक दिया, रागिनी तेरा भाई ही तो आ रहा है, उसके लिए इतने पकवान बनाने की क्या ज़रूरत थी, रोटी सब्जी ही खिला देती। मम्मी जी, मैं हर किसी का सम्मान करती हूँ, वो चाहे मेरी मायके से आए या आपके मायके से आए। मेहमान तो भगवान होता है और इज्जत और मान सबका होना चाहिए। और फिर मैं पकवान मनोज की कमाई में से बना रही हूँ, आपको क्यों आपत्ति हो रही है? जब कमाने वाला कुछ नहीं बोल रहा है तो आप भी मत बोलिए। जब मैं मायके जाती हूँ तो पूरी आओ भगत होती है, तो मैं भी अपने मायके वालों का सम्मान ज़रूर करूँगी। रागिनी के मुँह से इतनी बड़ी बात सुनकर गीतांजलि जी हक्की बक्की रह गई। वो कुछ कहे बिना ही वहाँ से रसोई घर से निकलकर चली गई। वो आज अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। रागिनी ने अच्छे से भाई को खाना खिलाया, तभी गीतांजलि जी बोली, रागिनी तेरे पापा तो इतने अमीर है, फिर भी भाई खाली हाथ आ गया, मिठाई नहीं लाया। मम्मी जी, मैंने ही मना कर दिया था, आपको और पापा को डायबिटीज़ है और भैया और रितु दीदी अभी यहाँ नहीं है, हम लोग मिठाई खाते नहीं हैं, तो क्या पड़ोसियों को बांटने के लिए मिठाइयाँ मंगवाती। फिर अभी तो कोई त्यौहार भी नहीं है, बहू के घर से हर बार कुछ आए ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। अब रागिनी अपनी सास को बराबर से जवाब दे देती थी क्योंकि वह दूसरी रितु नहीं बनना चाहती थी। उसने रितु के घर में जो हालत देखी थी वो उससे काफ़ी दुखी थी और इसलिए ही वो अपने सास को सबक सिखाना चाहती थी। अब गीतांजलि जी कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचने लगी थी। जितनी आसानी से वो रितु को और उसके मायके वालों को सुना देती थी, उतनी ही आसानी से वो रागिनी को कुछ भी कह नहीं पाती थी। रितु के आने के बाद रागिनी अपने मायके रहने चली गई। कुछ दिनों बाद वो मायके से वापस आई तो गीतांजलि जी ने आदतन पूछा, क्या भेजा है तेरी माँ ने? पहले दिखा फिर अंदर जाएगी। मम्मी जी, मेरी माँ ने सिर्फ मुझे भेजा है और आपके लिए ये छोटा सा उपहार भेजा है। गीतांजलि जी ने उत्सुकतावश खोला तो देखा उसमें नैतिक शिक्षा की किताब थी। उसे देखकर उनकी त्योरियां चढ़ गई। ये क्या मजाक है, मैं इस किताब का क्या करूँगी? कोई महंगी साड़ी नहीं भेजी क्या? रितु की मम्मी तो जब भी
रितु को विदा करती थी साथ में मेरे लिए साड़ी ज़रूर भेजती थी, जबकि वो तो तेरी माँ से भी गरीब है। हाँ, रितु दीदी की मम्मी आपके लिए साड़ी भेजती थी और वो साड़ी में आप 10 कमियां निकाल कर भी उसे पहनती ज़रूर थी, इसलिए मैंने ही अपने मायके में पहनती थी। कभी ऐसा हुआ है आपने कोई भी साड़ी प्यार से या तारीफ़ करके पहनी हो, इसलिए मैं साड़ी नहीं लाई, पता नहीं कितनी कमियां निकाल देती। इसलिए आप ये नैतिक शिक्षा की किताब पढ़िए, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों की भावनाओं को कैसे समझा जाए। आपने तो बहुओं को निर्जीव समझ कर रखा है, आपके लिए बस आपकी इज्जत मायने रखती है। आपको बहू की इज्जत और उसके मायके वालों की इज्जत से कुछ लेना देना नहीं है। बहू के मायके वाले चाहे कितना ही कुछ अच्छा क्यों ना भेज दे, उसमें कमियां निकालना ज़रूरी होता है। आपका ऐसा ही व्यवहार रहा तो मेरे मायके से कुछ नहीं आएगा। रागिनी की बात सुनकर आज रितु को भी हिम्मत आ गई थी। मम्मी जी, रागिनी ठीक कह रही है, आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारे मायके वालों को अपशब्द कहें या उनका अपमान करें। आज आपकी बेटी ज्योति दीदी के ससुराल वाले आपका अपमान करें, आप जाएं तो खाने पीने और उपहार जैसी छोटी सी बात के लिए आपको ताने मारे तो आपको कैसा लगेगा। हर इंसान को अपनी इज्जत प्यारी होती है, वैसे ही हमें भी है। हमारे हर काम में मीन मेख निकाल कर आप हमारी माँ को दोष देती हैं कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। ये क्या बात हुई। अब हम कुछ भी गलतियाँ करेंगे तो आप प्यार से सिखाएं। मायके वालों को दोष देने से क्या होगा, वो तो दोबारा सिखाने नहीं आएंगी। मायके से कोई सामान आए तो आपको 100 कमियां निकालनी है। मायके से कोई आए तो आपको उसका अपमान करना है। जब आप हमारे मायके वालों का सम्मान नहीं करेंगी तो हम आपका सम्मान क्यों करेंगे। इज्जत और मान सम्मान तो सबका होता है। गीतांजलि जी का आज घमंड टूट गया था। छोटी बहू तो क्या, अब बड़ी बहू भी उन्हें ज्ञान का पाठ एक साथ मिलकर दोनों बहुएं पढ़ाने लगी थी और दोनों ने उन्हें आईना दिखा रही थी। अपनी बहुओं के मुंह से यह सब सुनकर उन्हें गलनी महसूस हो रही थी। तभी पीछे खड़ा छोटा बेटा मनोज भी बोलता है, मम्मी, रागिनी और रितु भाभी कुछ गलत नहीं कह रही है। अगर ये दोनों आपका अपमान करें तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही आप इनके मम्मी पापा के लिए बोलेंगे तो इन्हें भी तो बुरा लगेगा। अब वो ज़माना गया जब लड़की वाला या लड़की अपना अपमान सहन कर लेते थे। आजकल ये सब बराबर है। मान सम्मान दोगे तो मान सम्मान मिलेगा। विपिन भी दुकान से आ रहा था और उसने भी बातें सुनी और अपने भाई की बातों में हामी मिलाई। आज गीतांजलि जी चुप थी। अपने बेटे और बहुओं की बातें सुनकर उन्हें अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था और उन्होंने तय किया कि वो बहुओं को मायके वालों के खिलाफ और वहाँ से कुछ भी उपहार आए कभी अपशब्द नहीं बोलेगी और सदा उनका सम्मान करेगी। आज रितु खुश थी, उसकी बहन ने उसके दर्द को समझा और रागिनी खुश थी कि उसने अपनी सासू माँ को सही रास्ते पर ला दिया। पाठकों, जीवन का एक ही नियम है कि जो दोगे पलटकर वो ही
वापस मिलेगा। इसलिए मान सम्मान पाना है तो सामने वाले को भी मान सम्मान देना होगा, वो चाहे बहू के मायके वाले ही क्यों ना हो। हर इंसान सम्मान का अधिकारी होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक रहेगी। अगर आप लोग को आज की कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी पारिवारिक कहानी, फैमिली कहानी, सस्पेंस कहानी, रोमांचक कहानियों से भरपूर इस चैनल पे आप लोग को सुनने को मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।